नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। आज एक खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा जस्टिस बी नागरत्ना शनिवार को अ, कर्नाटक में थी और वहां पे एक संगोष्ठी में एनएलएस आईयू पैक्ट कॉन्फ्रेंस, इसके समारोह में वो समापन में बोल रही थी और उन्होंने जो कुछ अपने वक्तव्य में बातें कही, उसको जब हम एक्सरे से देखते हैं तो हमें पूरे भारत में वर्तमान में जो चल रहा है वो और न्यायपालिका की पीड़ा दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भारत में राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति की एक दुखद कहानी है। दुखद कहानी क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में राज्यपालों के खिलाफ मामले लगातार आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गले न उतरने वाली बात है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल वह भूमिका निभा रहे हैं जो उन्हें नहीं निभानी चाहिए और जहां उन्हें सक्रिय होना है वहां वो निष्क्रिय होते हैं। देश में राज्यपाल की ये जो दुखद कहानी है, तो उन्होंने कहा कि संविधान में राज्यपाल क्यों है? वो इसलिए है कि हमें लगता है कि राज्यपाल वास्तव में अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत है, तो फिर जो अलग अलग समूह हैं, परस्पर विरोधी विचारधारा की संस्थाएं हैं, इनके बीच समझ और सामंजस्य स्थापन करने की काम राज्यपाल का है। राज्यपाल पार्टी के ऊपर, गुट के ऊपर एक ऐसा संवैधानिक पद है कि वो ना किसी पार्टी से बंधे हैं, ना किसी एक गुट विशेष से वो ताल्लुकात रख सकते हैं। और भारतीय संविधान को और मजबूत करने के लिए राष्ट्र को संघवाद, बंधुत्व, मौलिक अधिकारों और सिद्धांतिक शासन पर जोर देना चाहिए और ये तब होता है जब राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच में टकराव नहीं होता। जस्टिस साहिबा ने कहा कि केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों के बीच बढ़ते टकराव ये अक्षम या अधीनस्थ नहीं माना जाना चाहिए। यही मंत्र संवैधानिक शासन कौशल का होना चाहिए। और ये जब सामने आई तो फिर हम देखते हैं कि देश में हो क्या रहा है। खासकर राज्यपालों की भूमिका पे क्यों नागरत्ना मैडम को बोलना पड़ा। वर्तमान में जिस बेंगलोर शहर में ये वक्तव्य दे रही थी, वहीं एक नया मामला अब सामने आया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऊपर विपक्ष ने एक आरोप लगाए कि जो मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ की रहियासी क्षेत्र में, रेसिडेंशियल एरिया में 13 प्लॉट मुख्यमंत्री ने हथिया लिए। ये मामला भ्रष्टाचार का है और इसके लिए एक मूवमेंट विपक्ष चला रहा है। बेंगलोर से लेके मैसूर तक एक एनडीए गठबंधन ने मार्च निकाली। हालांकि एच.डी. कुमारस्वामी ने उसमें मना किया, बड़े मुश्किल से उन्हें मनाया गया, क्योंकि मैसूर में यदि आपको भाजपा को कुछ करना है तो फिर कुमारस्वामी को साथ में रहना होगा, क्योंकि कुमारस्वामी ही ओल्ड मैसूर, जो पुराना मैसूर का जो एरिया है, चाहे हसन हो, चाहे मांड्या हो, चाहे मैसूर हो, ये सारा क्षेत्र जनता दल यस का माना जाता है, वो वर्चस्व माना जाता है। हसन से खुद देवगौड़ा साहब आते हैं। लेकिन फिर हसन से जो विधायक थे गौड़ा, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कुमारस्वामी का आरोप था कि जो रेवन्ना की जो सीढ़ी या वो जो व्यभिचार वाले मामले बाहर आ गए थे, वो जो लीक हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं ये गौड़ा साहब जो बीजेपी के विधायक है वो ये रिस्पॉन्सिबल थे। इसलिए उन्होंने कहा कि इनके साथ मैं स्टेज शेयर नहीं करूँगा। शायद बीजेपी ने गौड़ा साहब को स्टेज न शेयर करने की बात कही और कुमारस्वामी साथ आ गए। लेकिन इसके लिए जब लगातार विपक्ष दबाव लगा रहा है और एक सामाजिक कार्यकर्ता है टीजे अब्राहिम, इन्होंने राज्यपाल को एक एप्लीकेशन दी, गुहार लगाई कि किसी भी हालत में मुख्यमंत्री पे केस धरना चाहिए। तो राज्यपाल जो गहलोत साहब है, थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश के हैं, पार्टी संगठन में भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने एक नोटिस जारी किया मुख्यमंत्री को और इसके बाद सरकार ने कहा कि हम इसका जवाब
लीगल देंगे, हम भी लीगल ऑप्शन लेते हैं। लेकिन कुल मिला के हम देख रहे हैं 2014 के बाद क्या राज्यपाल, जहां विपक्ष की सरकार है, मतलब नॉन बीजेपी नॉन एनडीए सरकार जहां है, वहां राज्यपाल का काम यही बचा है क्या? और ये हम, यदि हम थोड़ा पीछे चले तो उत्तर प्रदेश में राम नाईक की सरकार थी, तो एक जगह पे वो करीब करीब अड्डा ही बन चुका था। झारखंड में हमने देखा कि गवर्नर कितने परेशान करते थे हेमंत सोरेन को। बंगाल का तो इतिहास रहा है, बंगाल में एक गवर्नर ऐसा नहीं जिसने दीदी को अपशब्द नहीं कहे होंगे, दीदी के खिलाफ केसेस नहीं रखे होंगे। दीदी ने भी गवर्नर पे हमले बोल दिए। वर्तमान में जो गवर्नर है उनके ऊपर तो व्यभिचार का भी आरोप दीदी ने लगाया, पुलिस भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं बंगाल में तो घमासान है। महाराष्ट्र में कोश्यारी साहब थे, ये वही साहब थे जिन्होंने 2 साल तक सरकार ने जो 12 विधान परिषद के एमएलएज की लिस्ट होती है जो सरकार देती है और गवर्नर के कोटे से आते हैं, उन्होंने 2.5 साल तक वो लिस्ट ही नहीं जारी की। ये वही कोश्यारी साहब है जिन्होंने जिनके लिए गृह मंत्रालय ने ये तक कह दिया था कि राज्यपाल अपनी गरिमा भूल रहे हैं। वो एक पार्टी का अड्डा बन चुके थे और वो एक एक्टिविस्ट बन के ही काम करते थे। उसके बाद जब नए गवर्नर वहां गए तब जाके कोई महाराष्ट्र में राजनीति में थोड़ी सांस लेने की जगह हो गई। नहीं तो गवर्नर वर्सेस विपक्ष यहीं लगातार, तब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो राज्यपाल वर्सेस उद्धव ठाकरे लगातार चल रहा था। फिर आप उसकी बात करिए तमिलनाडु की, आर्यन रवि है, उनके ऊपर भी वैसा ही लगातार दबाव है। तो कहीं पंजाब में गवर्नर साहब लगातार हमलावर है, हालांकि अब वो रिटायर्ड हो गए, नए गवर्नर आ गए वहां पे। तो कुल मिला के, या राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी तो गवर्नर ने इतना परेशान नहीं किया क्योंकि वो भी थोड़े से मैच्योर थे, लेकिन फिर परेशानी तो थी ही। तो जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां गवर्नर हाउस क्या बीजेपी का या सत्ता या विरोधियों का, उस राज्य के विरोधियों का एक अड्डा बन जाता है जहां से सारी गतिविधियां ऑपरेट होती है। और बार बार नोटिस देके सरकार को पब्लिक फोरम पे डिफिकल्टी में लाना, सरकार की किरकिरी कराना, या ये मैसेज देना कि ये सरकार इतना गलत कर रही है कि राज्यपाल को स्वयं बोलना पड़ रहा है। केरल में हालांकि जो राज्यपाल है बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अपने प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन केरल में जाने के बाद वो भी राज्यपाल के पद को एक बीजेपी के एजेंट के रूप में उपयोग मिला रहे हैं। और केरल की वामपंथी सरकार लगातार घेरे में है, और इतना है कि एक दिन नहीं जाता जहां राज्यपाल और केरल सरकार के बीच में घमासान नहीं है। कई राज्यों ने राज्यपाल के हाथ से जो वाइस चांसलर राज्य यूनिवर्सिटी में जो राज्य सरकार की जो यूनिवर्सिटीज़ है, विश्वविद्यालय है, वहाँ कुलपतियों की नियुक्ति, उपकुलपतियों की नियुक्ति भी हाथ से ले ली है। ये इतनी सारी चीज़ें जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ हो रही है, इसके मायने हैं कि क्या वो केंद्र के इशारे पे काम कर रहे हैं। क्या राज्यपाल समन्वय के लिए गए हैं कि राज्यपाल केंद्र सरकारों को निपटाने के लिए गए हैं। और ये पीड़ा जब हम विश्लेषण करके बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि हम सरकार विरोधी है या भाजपा विरोधी है। आज ये बात एक सुप्रीम कोर्ट के जज के मुंह से निकलती है। जब सुप्रीम कोर्ट की जज इसको रेखांकित करती है तब वाकई अब ये राज्यपाल पद विपक्ष की सरकार के लिए बोझ बन गया है और दिल्ली के सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष की सरकार निपटाने का एक नया आयुध, एक नया शस्त्र। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तो थी ही, फंड रोकना, फंडिंग से उसको ब्लॉक करना, उस सरकार को कर्जा लेने के लिए मजबूर करना विपक्ष की, यह भी एक रास्ता था। लेकिन कैंसर इन द थ्रोट जिसको कहते हैं कि बिल्कुल गले में आके बैठना, वह है गवर्नर का पद। राज्यपाल ये अभिभावक होता है उस राज्य का, पूरी सरकार राज्यपाल के अंडर होती है टेक्निकली। हालांकि उसको मंत्रिमंडल के सही आदेश पे, मतलब मंत्रिमंडल के सुझाव पे चलना होता है।
लेकिन जब राज्यपाल मंत्रिमंडल का सुझाव ही नहीं मानता और फिर सिर्फ दिल्ली दिल्ली के नेताओं की ही बात मानता है, तो फिर वो राज्य के लिए बोझ हो जाता है। राज्यपाल का काम केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय का है। वो समन्वय की जगह पे वो केंद्र का एजेंट बन के यदि वहाँ काम करे, तो फिर वो सत्ता पक्ष में बहुत तकलीफ देता है। बार-बार कोश्यारी साहब की लगातार 2.5 साल तक सरकार प्रयास ये रहा कि वो सरकार छोड़े। अल्टीमेटली उनको जाना पड़ा, वो इस्तीफा देके चले गए। इतने बदनाम हो चुके थे। जब भी राज्यपालों का इतिहास लिखा जाएगा महाराष्ट्र का, कोश्यारी जी का नाम काले पन्ने पे होगा। और राज्यपाल की गरिमा इतने नीचे ले आना। मणिपुर में अनुसुईया उइके राज्यपाल थी, अभी हालांकि अभी रिटायर्ड हुई पिछले सप्ताह। वो लगातार अपना दायित्व निभाने के लिए, जैसा कि जस्टिस साहिबा ने कहा कि कुछ लोग जहां दायित्व निभाना है वो नहीं करते, जहां सक्रिय होना है वहां निष्क्रियता दिखाते हैं। अनुसुईया उइके तो सक्रिय थी। वो लगातार दंगा पीड़ितों के बीच में जा रही थी, लगातार राष्ट्रपति जी को मिल रही थी, गृह मंत्री को मिल रही थी, प्रधानमंत्री को मिल रही थी और मणिपुर का रोना रो रही थी। लगातार फुट फुट के रो के अपने किस्से बता रही थी कि कैसा भी करके प्रधानमंत्री जी एक बार आप आइए और मणिपुर को संभालिए। लेकिन जब दायित्व निभाने वाली यदि कोई गवर्नर हो तो फिर उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। ये इस देश में 2014 के बाद राज्यपालों की स्थिति हुई। लेकिन ऐसा कह के मैं कांग्रेस सरकार को भी बेल आउट नहीं करूंगा। कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी तब उन्होंने भी कई बार राज्यपालों का दुरुपयोग किया। कांग्रेस के कुकर्मों का पाढ़ा पढ़ते हुए जब बीजेपी सत्ता में आई तो लगा कि वो गलतियां बीजेपी कतई नहीं करेगी जो कांग्रेस ने कुकर्म किए हैं। लेकिन कांग्रेस के कुकर्म से शिक्षा लेके उन्होंने इसको और मैग्नीफाई करते हुए उन कुकर्मों को ज्यादा अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया। तब ये लगा कि सत्ता परिवर्तन के मायने वही दारू नए बोतल में है। जब मैं एक्सरे से देखता हूं पीवी नागरत्नन जी का वक्तव्य, तो मुझे इतनी सारी चीजें दिखाई देती हैं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।